साथ हाजिर हैं हम। तैयारी बड़ी है हमारी, क्योंकि आज साल का दूसरा महीना, साल के दूसरे महीने का पहला दिन, मतलब 1 फरवरी की तारीख है, जो दिन तय बजट के लिए है। और ये बात देश के बजट की हो रही है, इसीलिए देश के बजट को आसान बनाने के लिए एबीपी न्यूज ने तैयारी बड़ी की है। मैं इस वक्त मौजूद हूं देश के बाजार में। जरा एक तस्वीर देख लीजिए आप, बड़ी तस्वीर इस वक्त देश के बाजार की आपके सामने है। धीरे धीरे कर हर स्टॉल, हर दुकान पर आपको लेकर चलेंगे हम इस हाट, इस बाजार की। लेकिन उससे पहले जब बात देश के बजट की हो रही है, तो मोटी बात यह है कि साहब सरकार लेखा जोखा पेश करने वाली है अपनी आमदनी और अपने खर्च का। लेकिन अब ट्विस्ट यहीं पर है, क्योंकि ये साल है 2023। ये वो साल है जब 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव तय है। 10वां राज्य, इसमें जम्मू कश्मीर जुड़ सकता है। और राज्य कौन कौन से हैं ये? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, पूर्वोत्तर के 3 राज्य, और साथ ही साथ 24 की आहट, क्योंकि अगले साल 2024 लोकसभा चुनाव। तो कुल मिलाकर जब ये बजट आज सामने आएगा, तो फिर इसको राजनीति के तराजू पर तोला भी जाएगा और साथ ही साथ इसको वोटों की कसौटी पर कसा भी जाएगा। तो ये मेरे सामने ये रुपया, और ये रुपया किस ऊंचाई पर पहुंचेगा, किस बुलंदी पर पहुंचेगा आज का बजट, कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ देश को आगे लेकर जाएगा, और अगर हाँ तो कितना आगे लेकर जाएगा, कितना उम्मीदों पर खरा उतरेगा, 23 में ही क्या सुनाई दे जाएगी 24 की आहट। ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिसको लेकर आगे आज इस बड़ी कवरेज में हम अपनी चर्चा बढ़ाएंगे। लेकिन पहले जल्दी से आपको लेकर चलती हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद भी यही देश के बाजार में मौजूद हैं। और 23 का बजट है, 23 स्टॉल्स हैं। जरा जानते हैं अखिलेश से कौन कौन सी ये 23 दुकानें। अखिलेश, देशभक्ति वाला गीत सुना, ये देश है वीर जवानों का। गुड मॉर्निंग। और आज की शुरुआत इसी खास अंदाज में हम कर रहे हैं, क्योंकि आज देश को इंतजार है बजट का। और देखिए एबीपी न्यूज ने आपके लिए कितनी खास तैयारी की है। ये जो तमाम स्टॉल्स आप देख रहे हैं यहां पर, ये देखिए ये दूध का स्टॉल है। दरअसल आज तमाम लोगों को इंतजार इस बात को लेकर है कि उनके लिए बजट में क्या होगा, क्या सस्ता क्या महंगा। ये देखिए मैं जिस डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर आ गया हूं, यहां पर घर में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें मिलती हैं। यहां पर आप देखेंगे तो ये सारे आप देखिए मैट्रेस वगैरह है, बिस्तर है, जो घर में तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये अब मैं आ गया हूं, ये एक दवाई की दुकान है, हॉस्पिटल समझ लीजिए, छोटा मोटा डिस्पेंसरी आप समझ लीजिए। तो यहां भी लोगों को इंतजार है कि यहां पर क्या होने वाला है, क्या इन्हें दर्द की दवा मिलेगी। ये स्टेशनरी, ये देखिए स्टेशनरी शॉप है ये। तो स्टेशनरी का इस्तेमाल दरअसल हर जगह होता है। स्टेशनरी की बात की जाए तो बच्चों के लिए भी, इसके अलावा दफ्तरों में भी, तो क्या उनके दामों पर भी कोई फर्क पड़ेगा। और देखिए तेजी से मैं जरा इधर भी आता हूं, यहां एक कपड़े की दुकान मुझे नजर आ रही है। ये देखिए ये गारमेंट स्टोर है। तो यहां भी लोगों को इंतजार है कि कपड़े की दुकान पर भी क्या इस बजट का कोई खास असर होने जा रहा है। ये मेरे ख्याल से हैंडलूम स्टोर है। ये क्या है, कपड़े आपने रखे हुए हैं? ये आप लोगों को भी इंतजार है कुछ फर्क पड़ेगा दामों पर? ये देखिए ये ज्वेलरी शॉप है, ये ज्वेलरी शॉप है जो आप यहां पर देख रहे हैं। एक मिनट इधर आ जाइए फ्रेंड से। ये और ये यहां पर जो आप देख रहे हैं ये मसाले, फूड प्रोडक्ट्स, क्या इस पर भी असर पड़ने जा रहा है बजट का? घर में इस्तेमाल होने वाले जो मसाले होते हैं, और ये तमाम देखिए फूड स्टॉल्स हैं, ये खाने पीने की चीजें। ये देखिए गर्मा गर्म जलेबी, ये गाजर का हलवा। इधर आप जब आ जाएं, ये सब्जियां हैं, हरी हरी सब्जियां। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ये
पनीर मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पर छोले भटूरे की तैयारी चल रही है। तो सवाल यह है कि क्या इन चीजों के दाम पर भी असर पड़ने वाला है। हमारे साथ देखिए तमाम खास मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है, अलग अलग सेक्टर के लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। देखिए बजट की बड़ी बातें क्या हैं ये आप समझिए। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि 23 को साधेंगे तो ही 24 में फायदा होगा। मतलब एक तरीके से इस बजट को लेकर एक बड़ी पॉलिटिकल थीम क्या आज वो सामने निकल कर आएगी। हर साल जब बजट आता है तो फिर उस बजट का एक फोकस होता है। इस बार के इस बजट का फोकस क्या रहने वाला है, इसको लेकर सबकी नजर बनी हुई है। और वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये चुनावी साल एक नहीं दो नहीं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। और अगर इन 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो फिर 2024 जो बस अगले साल सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। अगले साल लोकसभा चुनाव है, उस साल पूर्ण बजट आएगा नहीं। और ऐसे में ये 10 राज्य जहां इस बार विधानसभा चुनाव होने हैं, इनका गणित 2024 के लिहाज से बैठता है 121 लोकसभा सीटों का। और वहीं अगले साल 2024 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो फिर 301 सीट ऐसी हैं जिसको लेकर सरकार की पैनी नजर होगी, जिनको साधने की एक बड़ी कोशिश होगी। और वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति के तराजू पर ये बजट जो तौला जाएगा, वोटर्स की कसौटी पर यह बजट जो कसा जाएगा। चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है। 2024 का चुनाव जिताने में, हराने में ये बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला बजट साबित हो सकता है। 2023 में 9 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले का ये बजट है। और वो राज्य भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्य। अच्छा, आपको समझना इस बात को होगा, चुनौती इस रूप में है कि दुनिया पर मंदी का जो खतरा है वो जबरदस्त तरीके से मंडरा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। और ऐसे में जब दुनिया में जो रफ्तार है विकास की वो सुस्त पड़ रही है, तो फिर भारत दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण बनता हुआ नजर आ रहा है। कल जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया गया कि इस उम्मीद की किरण को और बुलंद करना है, क्योंकि दुनिया इस वक्त नजरें टिकाए हुए है हिंदुस्तान की तरफ। और दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बनने के बाद यह हमारा पहला बजट है जो आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के सामने रखने जा रही हैं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बन चुका है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि कोरोना से लगभग पूरी तरीके से उबरने के बाद का ये पहला बजट जो आपके सामने आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार पांचवा बजट आज पेश करने जा रही हैं। तो कुल मिलाकर ये बजट से जुड़ी वो बड़ी बातें जिस पर आपको नजर बनाकर रखनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण तो यही कि 23 को साधेंगे तभी तो 24 में फायदा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये चुनावी बजट आप इसे कह सकते हैं। तो क्या कुछ इस तरीके के चुनावी झुंझुने भी थमाए जाएंगे या फिर संतुलित बजट होगा? लोक लुभावन वादे होंगे क्या? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हम आपके लिए खास तैयारी के साथ नोएडा हाट से जुड़े हैं और आपको मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, हर सेक्टर के लोग हमारे साथ हैं। और जो एक अहम बात यह कि क्या चुनावी बजट होगा, क्यों? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक समेत 9 राज्यों में वोटिंग है, यानी इन राज्यों को यह बजट प्रभावित कर सकता है और इन राज्यों के नतीजे 2024 के नतीजों को भी प्रभावित कर सकते हैं परसेप्शन के लिहाज से। टैक्स में छूट, मिडिल क्लास वोटर पर नजर है। क्या सरकार टैक्स में छूट देगी? इंतजार लंबे वक्त से हो रहा है, लेकिन क्या इस बार वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होंगी? ये बड़ा सवाल है। रोजगार को बढ़ावा मिला तो युवा वोटर मिल सकता है, मौजूदा सरकार को युवा वोटर का सहारा मिल सकता है, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में। तो क्या इस बजट के पिटारे से कुछ ऐसा निकलेगा जिससे रोजगार के फ्रंट पर सरकार कुछ काम करती हुई नजर आएगी? किसानों को लुभावने तोहफे भी संभव हैं, यानी किसानों को भी साधा जा सकता है। आपको पता है कि हमारे देश का जो अन्नदाता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी चुनाव में। मैं वोट के लिहाज से बात कर रहा हूं। महिला वोट बैंक को मजबूत करने का यह मौका है, चूंकि मोदी सरकार का जो ये मौजूदा कार्यकाल है इसका ये पूर्ण बजट है। तो क्या महिला वोट बैंक को भी मजबूत करने का जो मौका है उसमें सरकार सफल होगी? क्या कुछ इस तरीके का ऐलान होगा जिसके जरिए महिला वोटरों को भी साधा जा सके? रोमाना, बिल्कुल, तो ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ये 23 का बजट है और जिसमें आहट 24 की छिपी हुई है। और इसीलिए बजट को सरल अंदाज में पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज की तैयारी बड़ी है। यहाँ देश का बाजार सजा हुआ है। तो
23 का बजट आने वाला है, 24 की आहट है और आप देख रहे हैं इस वक्त मैं कहां पर मौजूद हूं। मैं विंटेज कार में सवार हो गई हूं और विंटेज कार में इसलिए क्योंकि जब बजट आएगा तो यकीनन बजट में बहुत कुछ नया, लेकिन क्या कुछ पुराना भी रहने वाला है इस बजट में। वो कौन सी ऐसी योजनाएं होंगी जो कंटिन्यूएशन में देखने के लिए मिलेंगी, कौन सी ऐसी सरकार की नीतियां जिन पर इस बजट में एक बार फिर से मोहर लगती जाएगी। मतलब क्या कुछ नया होगा और क्या कुछ पुराना इस बजट में रहने वाला है, इसी सब को लेकर हमारी नजर बनी हुई है। उम्मीदों का ये बजट है और इस बजट से किस किस को उम्मीदें हैं, किस किस रूप में उम्मीदें हैं, ये लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो यही कि साहब रोजगार को लेकर जिस तरीके की तस्वीर बनी हुई है, क्या उसमें सुधार होगा, क्या रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला ये बजट साबित होने वाला है। महत्वपूर्ण ये भी कि मिडिल क्लास इस बजट से बहुत उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है। खासतौर से कोरोना काल जब गरीबों के लिए तो सरकार अन्न योजना लेकर आ गई, लेकिन मिडिल क्लास कहीं ना कहीं तरसता रह गया। तो इस बार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये जो पूर्ण बजट आने वाला है आखिरी, इसमें क्या क्या सौगात सरकार लेकर आने वाली है। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस बात का जिक्र मैं बार बार कर रही हूं ना कि ये 23 का बजट है लेकिन नजर 24 पर है। अगर 23 को साधेंगे तभी तो 24 में फायदा होगा, और वो किस रूप में होगा। जिस तरीके से के दिन, इलेक्शन के दिन हम टैली आपके सामने लेकर आते हैं, अब बिल्कुल उसी अंदाज में यहां पर आज बजट के दिन भी चुनाव वाली टैली। सबके बीच ये तस्वीर अहम हो जाती है क्योंकि आप यहां पर वित्त राज्य मंत्री को देख रहे हैं, डॉक्टर भागवत कराड़ को आप देख रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए। वित्त राज्य मंत्री हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनके घर पर इस वक्त पूजा चल रही है। अखिलेश, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वित्त राज्य मंत्री घर पर पूजा पाठ करते हुए पूरे पारंपरिक अंदाज में। अब इंतजार इस बात को लेकर कि इस बजट का पिटारा जब खुलेगा बजट में होगा क्या। हर किसी की निगाहें इस ओर हैं, परिवार, कारोबार, हर किसी का क्या सरकार ख्याल रखेगी। और एबीपी न्यूज आपके लिए खास पेशकश लेकर आया है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। क्या ये महंगाई से राहत दिलाने वाला बजट होगा। चुनावी साल है, न सिर्फ विधानसभा के कई चुनाव हैं बल्कि लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं 2024 में। और मोदी सरकार का, मौजूदा सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है। तो इस लिहाज से क्या सरकार कोई बड़ा ऐलान करेगी। मिडिल क्लास हो, महिलाएं हो, छात्र हो, किसान हो, सभी की निगाहें इस बजट की ओर हैं। और ये वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ के घर जो पूजा पाठ इस वक्त जारी है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्या इस बजट में लोक लुभावने वादे भी किए जाएंगे या ये संतुलित बजट होगा जैसा कि अब तक हम इस सरकार में देखते आए हैं। बहुत बड़ा कोई ऐलान वैसा नहीं होता है जो लोक लुभावन आप कह सकते हैं, लेकिन चूंकि चुनावी साल है तो इस बात की उम्मीद जरूर की जा रही है। और खास तौर पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, सैलरीड क्लास हैं, वो इस लिहाज से बजट का इंतजार कर रहे हैं कि क्या उन्हें टैक्स में किसी तरीके की कोई और रियायत मिलेगी। शांत रहो, शांत रहो। सर सर बाइक दे रहे हैं, ये लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो। सर बाहर, सर बाहर कर लीजिए, सर बाहर। आज लोगों क्या और पंकज चौधरी ने यह कहा है कि सभी की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट होगा। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है। अगर ये कोई बड़ा इशारा है क्या, सभी की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट होगा, ये मंत्री अगर कह रहे हैं तो क्या यह माना जाए कि इस बजट में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। सभी को क्या खुश करने की कोई कोशिश की जाएगी तो वो क्या होगा, क्या लोक लुभावन वादे होंगे।
पटरी पर है भारत की अर्थव्यवस्था, ये वित्त राज्य मंत्री का कहना। तो बजट मेकिंग में अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सभी की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट होगा, ये मंत्री महोदय कह रहे हैं। तो वो कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या कोई बड़ा ऐलान इस बजट में होने जा रहा है? मोदी सरकार जब से बनी है और समाज के सभी तबकों का ध्यान रख करके बजट लाती है, और निश्चित तौर से भी कुछ घंटे बाकी हैं, आप देखेंगे कि समाज के सभी वर्गों का उम्मीदों वाला बजट है। कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और हमारे वित्त मंत्री जी के देख रेख में जो हम लोगों ने देश के साथ काम किया है, उसका परिणाम है कि इकोनॉमिक सर्वे भी आप देखें तो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था अपने पटरी पे है। और आइए अब सुनते हैं भागवत कराड़ क्या बोल रहे इस मौके पर। निर्मला सीतारामन जी लोकसभा में 11 बजे प्रस्ताव करेंगे। उसके पहले मैडम के नेतृत्व में हमारे सहयोगी पंकज जी चौधरी, सेक्रेटरी माननीय राष्ट्रपति जी को 9 बजे मिलने वाले हैं। उसी के बाद 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, उसी में हमें बुलाया है। हम सब लोग उधर जाने वाले हैं और 11 बजे आम जनता को क्या मिलने वाला है? आम जनता को क्या मिलने वाला है ये 11 बजे आपको मालूम हो जाएगा। सर कोई अंदेशा किस क्षेत्र में ज्यादा जोर रहेगा सर? इसी के बारे में कुछ मैं वार्ता नहीं करना चाहता, इसी के बारे में कुछ वार्ता नहीं करना। आखिरी पूर्ण बजट है सर। कोविड आपने बोला रिकवरी हो गया, तो क्या लोग खुश होंगे इस बजट के, इतना बता दीजिए। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो कुछ अर्थ संकल्प है अभी 11 बजे आपको पता चलेगा। अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अभी कोविड से हमारी देश की रिकवरी अच्छी हो चुकी है। कल अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखें तो हर एक सेक्टर में हमारी उन्नति हो रही है। अदर देश जो है, अदर देश के कंपैरिजन में हमारी इकोनॉमी अच्छी है। उतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब शपथ ली थी तब भारत देश 10वें नंबर में था, लेकिन आज 5वें नंबर पे आया है। ये 8 साल में, 8-8.5 साल में हम 10 से 5 तक जंप मारी है। और जनता को क्या मिलेगा अभी मैं बता नहीं सकता। पटरी पे आ गई है तो क्या लोगों को छूट मिल सकती है? लोगों को क्या मिलेगा क्या नहीं, इसके बारे में मैं अभी 2 घंटे के लिए आप रुकिए, 11 बजे मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा। चलो वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ को आप सुन रहे थे। चेहरे पर मुस्कान है लेकिन सस्पेंस बरकरार है। जनता को क्या मिलेगा इसके लिए कह रहे हैं अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए। 11 बजे जब वित्त मंत्री आएंगी, बजट भाषण पढ़ेंगी, उसी से सब कुछ साफ हो जाएगा। और ये देखिए आपके सामने जो टैली है, जरा इसे समझिए। 2023 चुनावी राज्य, यहां पर आप देखें मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक अगर आप देखेंगे कुल सीटें 121। क्या उस पर असर पड़ने जा रहा है 2023 में जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं? और 2024 की जो लड़ाई है, बड़ी लड़ाई, उनमें बड़े राज्य, उनकी सीटों पर नजर डालिए। 301 सीटें टोटल हैं यहां पर। और क्या उस पर भी इस बजट का असर पड़ेगा? बजट के असर का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इन घोषणाओं से क्या जनता प्रभावित होगी? क्या जनता अपना मन बनाएगी कि क्या फिर से मोदी सरकार के लिए वोट करें या फिर वो विपक्ष के लोगों के साथ जाना चाहेगी? इस लिहाज से इस कनेक्शन को आप समझने की कोशिश करिए। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन में सबसे ऊपर, और ये हम आपको दिखा रहे हैं आने वाले दिनों में जो चुनाव है, जो चुनावी राज्य है, वहां की सीटें। और हमारे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, बस थोड़ा सा इंतजार, बजट पेश होने ही वाला है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं वित्त मंत्रालय में ही हूं, और थोड़ी देर ही पहले, यानी जैसे 2 से 3 मिनट पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यहां पहुंची हैं, अपने ऑफिस पहुंची हैं। उनके हाथ में एक पैकेट भी था, एक पिटारा भी, और किसी भी समय यहां से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन निकल सकती हैं और निकलकर सीधा, यानी कि पास में ही राष्ट्रपति भवन है, वहां जाएंगी और राष्ट्रपति को
कॉपियाँ देंगी, जो बजट की कॉपी है वो देंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद इसी रास्ते से यहाँ से निकलेंगी वित्त मंत्री और निकलकर इस रास्ते से होते हुए राष्ट्रपति भवन यानी कि जो सामने आप देख रहे हैं रायसीना हिल, वहाँ पहुँचेंगी, जहाँ पर वो राष्ट्रपति को बजट की प्रतियाँ सौंपेंगी और उसके बाद सीधा वो पार्लियामेंट जाएंगी, जहाँ पर प्रधानमंत्री को उस कॉपी सौंपेंगी। कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक में उस बजट को अप्रूव किया जाएगा और उसके बाद सदन के पटल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उस बजट को रखेंगी। आज बड़ा दिन है इस देश के लिए, क्योंकि मोदी 2 यानी नरेंद्र मोदी सरकार 2 का आज ये अंतिम बजट है और इस बजट से देश के तमाम उन लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं जो कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जूझते हैं। लोगों को उम्मीद है कि शायद उन्हें एक बड़ी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल नीरज, और सवाल तो यह है कि क्या वाकई में ऐसी कोई तस्वीर बजट में नजर आएगी, लेकिन बजट के मायने क्या है, क्या मायने मतलब है, इसे भी जरा हम समझते हैं। तो 23 का बजट है, 24 की आज है। सियासी निवेश होगा क्या, बजट विशेष होगा क्या, और विशेष इस रूप में क्योंकि ये साल 2023 जब 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव और फिर अगले साल 2024 लोकसभा चुनाव, इसीलिए बजट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बजट से उम्मीदें बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे बजट आएगा ना, आपको सीधा आसान तरीके से सरल अंदाज में समझाने की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? जरा जल्दी से इनका चेहरा तो दिखा दीजिए, मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय, इन्हीं के कंधों पर सारी जिम्मेदारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगे और आप एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए बिल्कुल, और एबीपी न्यूज के दर्शकों को उनकी भाषा को सरल भाषा में सहज शब्दों के साथ समझाने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन कोशिश यही होगी, हमारी उम्मीद तो यही है कि बजट शॉर्ट हो, स्वीट हो और लोगों के लिए बहुत सारी उम्मीदें जो बजट के से जुड़ी हुई हैं वो पूरा करने वाला हो। अच्छा, मैं दर्शकों को जल्दी से बता दूं कि पिछली बार भी प्रणय उपाध्याय ने ये बजट आपके सामने रखा था और ये जो शॉर्ट और स्वीट बजट की बात कर रहे हैं ना, तो 2022 वाला जो बजट था निर्मला सीतारमण का, वो जो अब 5वां बजट पेश करने वाली है, उनके तमाम बजट में पिछली बार वाला वैसे ही पहले बहुत शॉर्ट और स्वीट था। 91 मिनट के करीब का वो बजट था, बिल्कुल करीब, उससे भी छोटा आपको लग रहा है इस बार रहने वाला है? हाँ, कल उन्होंने जो है ऑफ रिकॉर्ड जो संकेत दिए, उन्होंने कहा कि जो है बजट शॉर्ट रखने की कोशिश होगी, लेकिन बहुत सारा बजट में चीजें होती हैं और अगर वो नहीं बोलती हैं तो कई लोगों को नाराजगी होती है, इसलिए वो चाहती हैं कि बजट में जो कुछ लिखा गया है वो लोगों के सामने रखा जाए और उनकी कोशिश यही है, हमारी कोशिश होगी कि दर्शकों तक हम उन चीजों को सरल भाषा में, सहज भाषा में समझा सकें। बिल्कुल, देश का बजट हम देश की भाषा में समझाएंगे। प्रणय उपाध्याय जो हैं, अब वो जल्दी से निकलने वाले हैं स्टूडियो, तैयारी पूरी है, सरल अंदाज में आपके सामने प्रणय बजट रखेंगे। और आइए जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूँ अखिलेश के पास। अखिलेश, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया रोमाना आपका। इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। लगातार आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर, वो वक्त भी हम आपको दिखा रहे हैं जब ये बजट पेश कर दिया जाएगा। वोट की सीढ़ी पर चढ़ने वाले मंत्रालय कौन हो सकते हैं, आपके सामने पूरी तस्वीर है। उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, कृषि और किसान कल्याण का मंत्रालय हो, रेलवे मंत्रालय हो, इनका बजट देखिए 2023 वाला और 2024 में जो आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इस मंत्रालय को अब बजट का कैसे क्या आवंटन होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। और मैं फटाफट थोड़ा बातचीत भी लोगों से करना चाहूंगा। दिवांग मेरे वरिष्ठ सहयोगी यहां पर मौजूद हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट से? मेरी उम्मीद है कि यह चुनावी बजट होगा और चुनावी बजट का मतलब जो IMF ने एक स्टडी की थी और उसमें कहा था कि जो लो इनकम कंट्रीज होती हैं उसमें चुनावी साल में जो खर्चा है वो कहीं ज़्यादा हो जाता है, फिर डेफिसिट बढ़ जाता है, क्योंकि जो उम्मीद आप आय की करते हैं उससे कम आय होती है और खर्च कहीं ज़्यादा होता है। चुनावी बजट होगा आपको लग रहा है? मेरा फोकस रहेगा एजुकेशन पर। मैं आपको आगे बताऊंगा मैं क्या चाहता हूं। मुझे लगता है कि एजुकेशन पर सरकार को 6% जो खर्च की बात है वो करना चाहिए GDP का, जो नहीं कर रही है। और पिछले अगर आप 7 साल में देखें तो जितना एक्सपेंडिचर है उसके मुकाबले सरकार ने जो खर्च किया एजुकेशन में वो पिछले 7 साल में कम हुआ है। तो रोमाना देखिए, दिव्यांग ये मान रहे हैं कि ये चुनावी बजट होगा। बिल्कुल, देखिए चुनावी बजट होगा, हर वर्ग के लिए क्या कुछ खास होगा। ग्रामीण भारत काफी उम्मीदें लगाए हुए इस बजट से और आप देख सकते हैं मैं किसान भाइयों के बीच में आ गई हूं। अच्छा, मैं आपको पहले जरा जल्दी से लेकर चलती हूं। मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वहीं नॉर्थ ब्लॉक वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का दफ्तर, वहां से वो बस निकलने ही वाली है राष्ट्रपति भवन के लिए। नीरज जी बिल्कुल रोमाना, अलर्ट जारी हो चुका है, यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट हुआ है। अभी
हलचल तेज हुई है और माना जा रहा है कि किसी भी समय निर्मला सीतारमण अपने दफ्तर से निकल सकती हैं और निकलकर सीधा राष्ट्रपति भवन जाएंगी, जहां पर वो बजट की प्रतियां सौंपेंगी। लेकिन यहां पे अलर्ट जारी हो चुका है, उनकी गाड़ी तैयार है, सिक्योरिटी के लोग तैयार हैं, सारे रास्ते को, पैसेज को क्लियर किया गया है। अभी सीआईएसएफ यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस लगी है, सीआईएसएफ, उन्होंने पूरा पैसेज क्लियर किया है और माना यह जा रहा है किसी भी समय, यानी कि निर्मला सीतारमण, आप देखिए जो दरवाजा सामने दिख रहा है वित्त मंत्रालय का, फाइनेंस मिनिस्ट्री लिखा है, वहां से किसी भी समय यानी किसी भी पल निर्मला सीतारमण निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ सकती हैं। और यहाँ पे देखिए, आप देखिए तो पूरा रास्ता साफ कर दिया गया है और सिक्योरिटी के अंदर से जो मैसेज आया है उसके अनुसार वो अपने दफ्तर से निकल गई हैं, अपने कमरे से निकल गई हैं, ऑन द वे हैं, अंदर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की गैलरी है वहाँ से होते हुए आ रही हैं और किसी भी समय वहाँ से निकलेंगी, अपनी गाड़ी में बैठेंगी और सीधा राष्ट्रपति भवन जाएंगी। तो ये आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ देश के लिए, सरकार के लिए, चूंकि इस साल जो ऐसा है आपने खुद कहा कि 2023 में 9 राज्यों के चुनाव हैं और 2024 में सबसे बड़ा चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ना है, जहां पर नरेंद्र मोदी सरकार की फिर से एक अग्नि परीक्षा होगी कि क्या नरेंद्र मोदी 3 आती है या फिर एक बार विपक्ष है। लेकिन इस बजट में बहुत सारी चीजें तय होंगी और हमारी जो और सबकी नजर यही है कि किस समय निर्मला सीतारमण निकलें। फिलहाल पैसेज क्लियर कर दिया गया है, किसी भी समय वो अपने दफ्तर से निकल सकती हैं, किसी भी समय निकल, क्योंकि देखिए अब तो पूरा रास्ता साफ कर दिया गया है, गाड़ी उनकी बिल्कुल रेडी है, उनके हाथ में एक पिटारा होगा। लौटूंगी आपके पास, तो बजट तैयार है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री अपने दफ्तर से निकलने वाली है राष्ट्रपति भवन के लिए। भानु प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता हैं, आप सब इनको पहचानते हैं, किसान आंदोलन के दौरान खूब इनका चेहरा आपको नजर आता था। आज के बजट से क्या है उम्मीद? ऐसा है, आज के बजट से ये उम्मीद है कि हम तो चाहते थे किसान आयोग का गठन हो, वो तो होगा नहीं, लेकिन आज का बजट ऐसा होगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इतने राजनीतिक खिलाड़ी हैं कि बजट कैसा भी हो, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। तो अब तो सब देखते रह जाओ। तो फिर फसलों पर एमएसपी भी मिल सकती है? जी, एमएसपी मेरा मेन उद्देश्य यही है। मेन उद्देश्य यही है, फसलों पर एमएसपी मिले। अखिलेश, किसानों की बड़ी उम्मीदें। जी, किसानों को उम्मीदें तो हैं। यहाँ हमारे साथ जो लोग बैठे हैं उनकी क्या उम्मीद है बजट से? जी देखिए, बजट जो है गरीबों के लिए होगा। कोशिश यही की जाएगी कि जो वनरेबल ग्रुप्स हैं, जो महिलाएं हैं, एमएसएमईज हैं और जो कृषि भाई हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें पीआईएल स्कीम्स में और सेक्टर्स को इंक्लूड करके कोशिश की जाएगी कि जो ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन किया जाए। चुनावी बजट हुआ कि नहीं? जी देखिए, मैं नहीं कहूंगी कि ये चुनावी बजट होगा, पर ये फिस्कल प्रूडेंस को नज़र में रखते हुए एक इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर और विकसित देशों के मुकाबले में देश को खड़ा करने वाला। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस होगा इस बजट में, रोमाना। बिल्कुल। देखिए, मेरे साथ यहाँ पर शेयर बाजार के एक्सपर्ट चंदन सिंह मौजूद है, जरा उनसे जानते हैं शेयर बाजार इंतजार में बजट के। जरूर मैम, हमेशा स्टॉक मार्केट इंतजार करता है जनरल बजट का। इस बार बजट से बस ये चाहते हैं हम लोग कि एलटीसीजी और एसटीटी के बारे में कुछ ना बोलें। अगर इन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल भी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इसके बारे में अगर इन्होंने जिक्र भी किया तो मार्केट बहुत तेज गिरने वाली है। सेंटिमेंट पे चलती है ना इनकी मार्केट, तो कह रहे हैं इन शब्दों से ही दूरी बना के रख लें वित्त मंत्री। हमारे साथ यहाँ पर कैप्टन नारंग सर मौजूद है, एविएशन एक्सपर्ट है। सर, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, भारतीय एविएशन एंड ड्रोन सेक्टर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है। अगर आप हमारे प्रोजेक्ट्स देखें, जैसे LCA है, ALH है, LUH है, सो मेनी इंडियन प्रोजेक्ट्स आर देयर कि जो भारत को एक नए लेवल पे ले जा सकते हैं। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। डिफेंस टेस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम थी उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। प्राइवेट सेक्टर पर जो पार्टिसिपेशन है 25% जो फंडिंग ईयर मार्क की गई थी, ये एविएशन सेक्टर की उम्मीदें हैं। अच्छा, उम्मीदें बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं सब मेहमानों से कह रही हूँ कि संक्षेप में, क्योंकि दोबारा मैं आप लोगों के पास आऊंगी। देखिए रोमाना, एक अच्छी बात यह कि बजट में हलवा सेरेमनी की वापस हो गई है, तो क्या ये हलवा जो है, इसकी मिठास बजट में भी, घोषणाओं में भी लोग देखेंगे? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, आपके सामने जो तमाम तस्वीरें हैं ना, 2014 से लेकर 2022 तक की पूरी बजट यात्रा, इसकी तस्वीर आपके सामने। हर साल आप देखिए, ये देख रहे हैं आप 2014 से, उसके बाद देखिए 2015, 16, 17, 18, उसके बाद तमाम अलग अलग वक्त में जो बजट पेश किए गए थे उस दौरान की तस्वीरें भी। तो 23 का जो बजट है, बजट वाले दिन शेयर बाजार को लेकर आपको बता दें 2014 में
गिरावट दर्ज की गई थी। 2017 में आप देख रहे हैं प्लस 1.76%। ये हम आपको अलग अलग सालों के आंकड़े दिखा रहे हैं, क्योंकि शेयर बाजार भी बजट पर रिएक्ट करता है और उसके कई मायने मतलब निकाले जाते हैं। बजट वाले दिन शेयर बाजार का हाल आपके सामने है। और 2021 की बात की जाए तो प्लस 5%, यानी बजट के बाद शेयर बाजार में उछाल की स्थिति थी। इसे पॉजिटिव सेंटीमेंट के तौर पर देखा जा रहा था। बजट वाले दिन शेयर बाजार का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। 2022 में 1.46% उछाल देखने को मिला था। अब 2023 में क्या होगा, यानी आज क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है। आज क्या होगा शेयर बाजार का रुख, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी दुनिया भर में इस वक्त जो स्थिति है, जिस तरीके के आर्थिक हालात हैं, उसमें यह बजट बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। रोमाना, बिल्कुल, आज क्या होगा इसी पर तो सबकी नजर है। और फिलहाल यहाँ पर देखिए, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा किस तरीके से यहाँ हमारे देश के बाजार में, जहां से देश का बजट आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, पकौड़े तले जा रहे हैं साहब। यहाँ पर पकौड़े तले जा रहे हैं, यहाँ पर चाय उबल रही है, यहाँ पर तमाम स्टॉल्स पर एक नजर जल्दी से डालते चलिए। और ये सब्जियां दिख रही हैं आपको, हरी हरी सब्जियां। पिछले दिनों इनकी महंगाई को लेकर चर्चा खूब थी, हालांकि अब जो है कहीं ना कहीं जो खुदरा महंगाई दर है वो पहले के मुकाबले थोड़ा कम जरूर होती नजर आ रही है। और खास मेहमान जो हमारे साथ बने हुए जनरल सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। सर, डिफेंस बजट को लेकर सबकी नजरें रहती हैं, क्योंकि यहां पर दो तरफ के मोर्चे संभालने, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आज? देखिए, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में सरकार ने डिफेंस बजट में 5,25,166 करोड़ की राशि अलॉट की थी। मेरी सोच है कि इस बार भी 10% राइज होना चाहिए इस बजट में। और जो रेवेन्यू और कैपिटल प्रोक्योरमेंट होता है, दो हेड्स होते हैं डिफेंस में, तो 2/3 रेवेन्यू 2/3 खा लेता है और कैपिटल 1/3 खाता है। तो मेरी अपनी सरकार से रिकमेंडेशन है कि जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो लिंक्ड है मॉडर्नाइजेशन से। तो कैपिटल प्रोक्योरमेंट की राशि जो है वो बढ़ाई जाए, और कैपिटल प्रोक्योरमेंट का जो बजट है वो जीरो बजटिंग कॉन्सेप्ट न रखा जाए, रोल ऑन प्लान रखा जाए। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर। और कल जब राष्ट्रपति का अभिभाषण था तो उस अभिभाषण में राष्ट्रपति की तरफ से साफ किया गया किस तरीके से एलएसी से लेकर एलओसी तक हर दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने वाली ये सरकार है, निर्णायक ये सरकार है। ऐसे में देश की सुरक्षा को लेकर यकीनन रक्षा बजट पर हमारी नजर बनी रहेगी। और इस बीच ये जो देश का बाजार हमने यहां सजाया हुआ है, देखिए निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्री पहुंच गई हैं वित्त मंत्रालय में, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ता यह बजट नजर आएगा कि नहीं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। गरीबों और किसानों को क्या मिलेगा? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। जब बजट पेश करेंगी उसमें क्या बात होगी कि हर सेक्टर के लोगों की निगाहें इस लिहाज से हैं। बार बार हम आपसे कह रहे हैं, चूंकि ये चुनावी बजट भी हो सकता है, इस कार्यकाल में मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है। और 2023 में आपको पता है कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव है, और 2024 में सबसे बड़ी लड़ैया यानी सबसे बड़ा चुनाव, फाइनल मुकाबला होगा। क्या वहां तक इस बजट की गूंज सुनाई पड़ेगी? जनरल सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। सर, डिफेंस बजट को लेकर सबकी नजरें रहती हैं, क्योंकि यहां पर दो तरफ के मोर्चे संभालने, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आज? देखिए, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में सरकार ने डिफेंस बजट में 5,25,166 करोड़ की राशि अलॉट की थी। मेरी सोच है कि इस बार भी 10% राइज होना चाहिए इस बजट में। और जो रेवेन्यू और कैपिटल प्रोक्योरमेंट होता है, दो हेड्स होते हैं डिफेंस में, तो 2/3 रेवेन्यू 2/3 खा लेता है और कैपिटल 1/3 खाता है। तो मेरी अपनी सरकार से रिकमेंडेशन है कि जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो लिंक्ड है मॉडर्नाइजेशन से। तो कैपिटल प्रोक्योरमेंट की राशि जो है वो बढ़ाई जाए, और कैपिटल प्रोक्योरमेंट का जो बजट है वो जीरो बजटिंग कॉन्सेप्ट न रखा जाए, रोल ऑन प्लान रखा जाए। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर। और कल जब राष्ट्रपति का अभिभाषण था तो उस अभिभाषण में राष्ट्रपति की तरफ से साफ किया गया किस तरीके से एलएसी से लेकर एलओसी तक हर दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने वाली ये सरकार है, निर्णायक ये सरकार है। ऐसे में देश की सुरक्षा को लेकर यकीनन रक्षा बजट पर हमारी नजर बनी रहेगी। और इस बीच ये जो देश का बाजार हमने यहां सजाया हुआ है, यहां पर अब मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगी। हम जल्दी से बुलाते हैं मेरी सहयोगी रुबिका लियाकत आ गई है यहां पर देश के बाजार में। अखिलेश आपके साथ है रुबिका?
बिल्कुल बिल्कुल, रुबिका यहाँ पहुंच चुकी है। रुबिका, आपका इंतजार किया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह से समा बांधा हुआ आप लोगों ने। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और ये बड़ी तैयारी इस वक्त रोमाना हम जरा दर्शकों को दिखा देना चाहते हैं। ये देश का बाजार आपके लिए सजाया, पता है क्यों? क्योंकि ये 23 का बजट है लेकिन आहट 24 की है। और आप किसी भी फील्ड का नाम ले लीजिए, चाहे मेडिसिन हो, हेल्थ सेक्टर हो, चाहे आप यहां पर एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, चाहे प्रोफेशनल्स की बात कर लीजिए, चाहे हाउसवाइफ्स की बात कर लीजिए, चाहे वो तमाम लोग जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आने वाले कल को देख रहे हैं उनकी बात कर लीजिए, ये सब यहां पर देश के बाजार में मौजूद है। 2 घंटे का वक्त बचा है, लगातार सुई जो है घड़ी की आगे बढ़ती चली जा रही है और देश की धड़कन भी, और क्यों ना बढ़े, इसलिए क्योंकि हमें मालूम है हिंदुस्तान इस वक्त सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा है। लोग ये जानते हैं कि हिंदुस्तान जिस प्रगतिशील तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है, और वो भी तब जब दुनिया आर्थिक मंदी के इस जाल में कहीं ना कहीं फंसने के एकदम मुहाने पर खड़ी है, और इसीलिए ये आज का बजट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, ये मत भूलिए कि 9 राज्यों में, और अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाते हैं तो लगभग 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बजट, इस देश का जो बजट है वो कैद है, जिसको लेकर ये कॉपी सीधे जाएंगी राष्ट्रपति भवन को देंगी निर्मला सीतारमण, राष्ट्रपति जी को सौंपेंगी और उसके बाद वहां से लौटेंगी, कैबिनेट की बैठक में जाएंगी जहां पर इस बजट को अप्रूव किया जाएगा, कैबिनेट की मुहर लगेगी और देन पटल पर रखा है। लेकिन ये जो दिखा रही है निर्मला सीतारमण, जिस कलर की साड़ी उसी कलर का पैकेट और उसमें जो अशोक स्तंभ है, वो इस बात का द्योतक है कि इस देश का जो बजट है थोड़ी देर में सामने आने वाला है और मोदी सरकार 2 का ये दूसरा बजट है। और अब यहां से निकलकर निर्मला सीतारमण सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगी, लेकिन उनकी गाड़ी लग गई है, उनके साथ सारे अधिकारी हैं, दोनों वित्त राज्य मंत्री हैं और अब वो अपनी गाड़ी में बैठ चुकी हैं और बैठकर सीधा निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो रही हैं। मैं कैमरामैन मनोज से कहूंगा इनकी पल पल की तस्वीरें और हम आपको राष्ट्रपति भवन तक उनको फॉलो करते हुए दिखाएंगे। फिलहाल आप देखें तो निर्मला सीतारमण की गाड़ी निकल चुकी है जो अब राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रही है और राष्ट्रपति को ये प्रति सौंपेंगी, बजट की कॉपी सौंपेंगी, बजट शो करेंगी और उनका अप्रूवल लेंगी और उसके बाद इस बजट को उसके बाद कैबिनेट की मुहर लगने के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा, जो पार्लियामेंट में ही कैबिनेट की बैठक होनी है और वहां से अप्रूवल के बाद इसे सदन में रखा जाएगा। तो फिलहाल आप देखिए सीधी तस्वीरें, एबीपी न्यूज आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है। ये निर्मला सीतारमण की गाड़ी यहां से निकलकर सीधा राष्ट्रपति रायसीना हिल के लिए रवाना हो चुकी है। आप देखिए निर्मला जी अंदर बैठी हुई हैं अपनी कार में और ये उनका काफिला सीधे राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुका है। दोनों वित्त राज्य मंत्री, सारे ऑफिसर्स सब हैं। फिलहाल सिक्योरिटी रीजन से इसके आगे जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आप देखिए तो वित्त मंत्रालय का जो काफिला है वो रायसीना हिल के लिए निकल चुका है। रायसीना हिल के गेट पे ये कहें पहुंच चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, दोनों राज्य मंत्री हैं, सारे वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं। जो ये परंपरा है, ये इस परंपरा के मुताबिक जब भी कोई बजट पेश होता है, बजट की कॉपी को पहले राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, राष्ट्रपति को सौंपने के बाद राष्ट्रपति को दिया जाता है, राष्ट्रपति का अप्रूवल लिया जाता है, फिर इस बजट को कैबिनेट में पेश किया जाता है। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद उसको सदन में पेश किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं, जहां पर सबसे पहली प्रति यानी कि बजट जो तैयार हुआ है उसको राष्ट्रपति को सौंपेंगी और उनकी एक सहमति लेंगी और उसके बाद कैबिनेट में लेके जाएंगी इस बजट को, जहां पर कैबिनेट का अप्रूवल लेंगी। तो फिलहाल वित्त मंत्री, बड़ी खबर अब तक की यही है कि जो आप इस मोदी सरकार 2 का जो अंतिम बजट है वो पेश होने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है राष्ट्रपति के अप्रूवल के लिए। जी रुबिका। नीरज लगातार नजर बनाए रखिए। बाजार को भारी उम्मीद, प्री ओपनिंग में आप देखिए बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की रोमाना कि प्री ओपनिंग में बाजार गदगद इस वक्त दिखाई दे रहा है और इसका मतलब यही है कि
कि बाजार को इस बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदें बाजार को, और इसीलिए प्री ओपनिंग में ही दिख रहा है 200 पॉइंट से ऊपर शेयर बाजार नजर आ रहा है। 200 पॉइंट से ऊपर शेयर बाजार की माने यही है कि बाजार को इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। पहली महिला वित्त मंत्री जो लगातार 5वीं मर्तबा इस सरकार में बजट पेश करने वाली है। सारे खास मेहमान हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं, जरा बैंड बाजे भाई। ढोल नगाड़े यहां लगातार बज रहे हैं। रोमाना 23 का बजट 24 की आहट। रोमाना बताएंगी वो 23 उम्मीदें, 23 अलग अलग लोगों की, लोग मतलब वो अलग अलग सेक्टर्स और फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करते हुए। रोमाना, क्या है वो उम्मीदें 23 शहरों की? 23 उम्मीदें बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये बजट 23 का है और 2023 वो साल है जब 1 नहीं 2 नहीं 9 राज्यों में तो विधानसभा चुनाव होने ही हैं, और अगर जम्मू कश्मीर में भी हो जाएंगे तो फिर ये तादाद पहुंचती है 10 पर, और फिर अगले साल 2024 लोकसभा चुनाव। ऐसे में 23 के बजट से जो 23 बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि राजनीति के तराजू पर जब इस बजट को तोला जाएगा और वोटर्स की कसौटी पर जब इस बजट को कसा जाएगा तो एक एक करके वो 23 चेहरे कौन कौन से रहने वाले हैं अब आपके सामने हम लेकर आएंगे, जिसमें शुरुआत तो यकीनन देश से होती है जिसकी कुल आबादी 143 करोड़ देशवासी, मजबूत इकोनॉमी, बेहतर आमदनी, यही वो सबसे बड़ी मांग है जो पूरे देश की तरफ से की जा रही है। रोजगार के मौके बढ़ेंगे क्या? और ये रोजगार के मौकों की मांग जो है यकीनन वो मिडिल क्लास को है, 44 करोड़ मिडिल क्लास। टैक्स छूट बढ़ेगी क्या? जो इस देश का टैक्स पेयर है उसको यही उम्मीद है कि टैक्स छूट बढ़े। 2.5 लाख तक अभी तक जो निवेश में छूट की सीमा है वो बढ़ेगी क्या? शिक्षा बजट बढ़ेगा क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और बढ़ेगा क्या? हमने देखा किस तरीके से पिछला बजट जहां पर उससे पहले वित्त वर्ष के मुकाबले करीब 35% की बढ़ोतरी हुई थी और 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार की तरफ से तय किया गया था। और कल जो इकोनॉमिक सर्वे आई है रिपोर्ट, उसमें यह बताया जा रहा है किस तरीके से यह बजट जो लाया जा रहा है वो यकीनन खर्च भी हो रहा है। 67% अभी तक वो खर्च हुआ है जो पिछली बार बजट में तय किया गया था। और कुल मिलाकर ये वो तमाम उम्मीदें हैं 2023 के बजट से, वो 23 चेहरे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, जिसमें किसान भी हैं, जिसमें छात्र भी हैं, जिसमें युवा भी हैं, जिसमें बेरोजगार भी हैं, जिसमें मिडिल क्लास भी है, जिसमें गृहिणी भी है। देखिए 143 करोड़, इसको बांटिए, इसमें 97 करोड़ के आसपास वोटर है, और वोटर ये 10 राज्य जो आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर को अगर जोड़ देती हूं तो उसमें लगभग 23 से 30 करोड़ हो जाते हैं। तो उनको लुभाना है कि पूरे हिंदुस्तान को लुभाना है। सारे खास मेहमान यहां पर हैं, जरा राखी जी से शुरुआत करते हैं। और ये देखिए प्रदीप जी भी सुबह सुबह यहां पर, कुमारदीप जी भी सुबह सुबह यहां पर मौजूद है। सबसे एक जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं, क्या आप इस बार एक्सपेक्ट कर रही, और ये क्या खा रही हैं सुबह सुबह? तालाब भरना दिए गए हमको यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत माहौल है, हम बताएं यहाँ एबीपी पर, हम फील्ड में हैं यहाँ पर। तो मुझे जहाँ तक बजट की आप बात करें रूबिका, तो चुनावी जो आप कह रही हैं, सब लोग कह रहे हैं, रियलिस्टिक भी होगा, और हम G20 के साल में हैं। तो G20 में प्रधानमंत्री ने कहा है कि विमेन लेड डेवलपमेंट होगा। तो मेरी नजर है कि महिलाएं और महिलाओं से संबंधित इश्यूज पे और उससे रिलेटेड आई सेकंड यू कुमारी, कैसे देख रहे हैं आप? जल्दी से देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो ये देखना होगा कि क्या ये रेवड़ियों का बजट होगा, क्योंकि 23 का बजट है लेकिन 24 की आहट है, जैसा एबीपी कह रही है। वेरी क्विकली मेरे को लग रहा है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे आइए ना सर, हलवा खाते खाते बात करते हैं। आइए, गरम गरम हलवा खिलाऊंगी मैं आपको। प्रदीप जी, हलवा है या जलेबी, क्या खिलाओगे? हलवा। कौन सा हलवा? गाजर का। अरे ये जितना गाजर है उतना मावा पड़ा है कि नहीं पड़ा है? पड़ा है, उसमें किशमिश है, बादाम है, काजू। महंगा तो नहीं पड़ा? नहीं, महंगा नहीं। महंगा नहीं तो यही है, गाजर का हलवा खिलाइए प्रदीप जी को। प्रदीप जी, गाजर का हलवा की जलेबी क्या खाएंगे, पहले ये बताएं। नहीं, गाजर का हलवा ही खा लेते हैं। गाजर का हलवा सामने दिख रहा है तो वही खा लेते हैं। लेकिन हलवा सेरेमनी कर रहे हैं आप एबीपी न्यूज़? सेरेमनी उधर
फाइनेंस मिनिस्ट्री में होती है, एबीपी में भी हो रही है हलवा सेरेमनी। लेकिन देखिए ये जो बजट है, जो प्रधानमंत्री ने कल बात कही, उसके रोशनी में देखिए प्रधानमंत्री ने ये कहा कि पूरी दुनिया की नज़र हमारे बजट पर है, हमारी अर्थव्यवस्था पर है। तो ये मुझे लगता है ये बजट जो है ये भविष्य का आर्थिक जो हमारी नीति होगी उसका रोड मैप ज़्यादा होगा। रेवड़ी जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि होगा। पिछले 9 सालों में चुनावी बजट जो, मैं आती हूं सर, पिछले सालों में एक भी चुनावी बजट यहां पर पेश होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां कुछ महिलाएं बैठी हुई है, किस तरह का बजट इस बार सोच रही है? हम तो यही चाह रहे हैं कि बजट जो बनेगा वो हम आम आदमी के लेके देखते बनेगा, और एमएसएमई हो या जो भी और इंडस्ट्री है उसके लिए भी, और आम आदमी को ध्यान में रखते हुए ही बजट बनेगा। ऐसा कोई नहीं कि इलेक्शन तो चलते ही रहते हैं। डिजिटल इंडिया को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए भी कुछ अच्छी और खुशखबरी होगी, इसमें थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी हम स्टार्टअप्स को जीएसटी पे और ई-शॉप्स को लेके। दर्शकों को बताइए तो सही आपके स्टार्टअप के बारे में। जी मैं एक स्टार्टअप पेमी को रिप्रेजेंट करता हूँ, आई एम द फाउंडर, और ये एक डिजिटल लेंडिंग स्टार्टअप है। परेशानियां आई आपको कि नहीं आई? चलता है। और यहाँ एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से भी मुर्तजा भाई कैसा रहने वाला है आपके लिए बजट? देखिए हमें हमेशा उम्मीद रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं महत्व उतना नहीं दिया जाता। हमें तो उम्मीद है कि जैसे अभी पठान अच्छी खबर लेके आया है 2.5-3 साल की मंदी के बाद, तो 100 करोड़ निर्मला जी का अगर थोड़ा कृपा दृष्टि बन जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो यही उम्मीद है कि हमारा एंटरटेनमेंट जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है, अगर आप दुनिया में कहीं भी देखें बहुत ज़्यादा है, और अंग्रेजों के ज़माने से ज़्यादा है। वो चाहते नहीं थे लोग इकट्ठा हों। टैक्स की कमी चाह रहे हैं रोमाना, यहाँ दर्शक और तमाम वो चेहरे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी उम्मीदें क्या हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार उम्मीदों पर खरी उतरेगी, ये बड़ा सवाल। ट्विटर हैंडल पर जो हमारा पोल चल रहा है ना, उसमें अभी तक जो सबसे आगे मांग चल रही है लोगों की वो ये कि महंगाई से राहत मिले, ये बजट ऐसा हो। और इस बीच आपको लेकर चलते हैं पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में महिलाएं क्या कह रही हैं, उनकी क्या मांग है देश के इस बजट से, जरा ये सुन लीजिए। मैं हूं मिलेनियम मैम्स में। दरअसल 3 दशकों से इसी संस्था ने महिलाओं को न सिर्फ पढ़ाया है बल्कि फाइनेंशियली भी अपग्रेड किया है। विष्णु धानुका जी हमारे साथ हैं। विष्णु जी ये बताइए कि इस बार बजट से क्या आपकी आशाएं हैं और क्या होगा इस बार, नया कुछ एक्सपेक्टेड है? नहीं, ऐसा है कि आपके बजट से आशा सबसे बड़ी ये है कि कुछ भी आप पार्ट बी ऑफ द बजट को छुए मत। टैक्सेशन वाला जो पार्ट है ना आप उसमें कंसेशन दो और ना आप उसमें बढ़ोतरी करो। सीनियर सिटीजन स्लैब है, सुपर सीनियर सिटीजन स्लैब है, सो व्हाई नॉट अ वुमेन टैक्स का स्लैब हो? क्यों नहीं हो? होना चाहिए। हमारे लिए भी एक नारी सशक्तिकरण के लिए क्यों नहीं हो? और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी अलग से कुछ फैसिलिटी इस बार मिल जाए तो हमें तो बहुत बड़ी एक बूस्ट मिलेगा विमेन को। बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं के लिए क्या स्पेशल दें, तो फिर ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आप जेंडर बायस हो रहे हैं या फिर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जितनी महिलाओं का ग्रोथ होगा मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए बहुत उन्नति का कारण बनेगा। और हमें पता है कि 50% वोट बैंक तो वुमेन शक्ति ही है, तो व्हाई नॉट? वोट बैंक की कोई बातचीत नहीं होती है, ये सब समझ वो सबको पता है। और अब की बार एज वी नो कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर है, तो ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसे इस बजट में हमारी वित्त मंत्री जो खुद एक महिला हैं कैसे इसको बैलेंस आउट करती हैं कि ग्रोथ भी हो और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे। तो ये हमारे लिए देखने की बहुत मतलब उत्सुकता है। इसके बात सिर्फ चुनाव की नहीं है, लेकिन बात इस बार ओरिएंटेशन और अपने सेक्टर की भी है। बिल्कुल। हमें लगता है कि जो डिजिटल एक पुश मिला है पूरे कंट्री को, उससे किसान का भी बहुत बड़ा एक प्रोग्रेस हुआ है। जो ड्रोन्स की यूसेज हुई है, जो डिजिटल मोबाइल के थ्रू किसान को इतना इन्फॉर्मेशन मिलता है, उससे हमें लगता है कि एग्रीकल्चर को भी बहुत ज़्यादा एक पुश मिलेगा। आयुष्मान भारत जो स्कीम है, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए जो हेल्थ केयर है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य साथी जो भी अपने वेस्ट बंगाल में है, तो उस तरीके के स्कीम जो है उसको ज्यादा बढ़ाएंगे। और जैसे तो ये बड़ा सवाल है कि रेवड़ियां बटेंगी या फिर इस बार भी वो तगड़ा बजट होगा। यहाँ अब जरा इस खेमे में आते हैं। आप टीवी पर थी, यहाँ कैसे आ गई भाई? मनोज्ञा क्या सोच रही हैं? अरे मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ, लेकिन मैं इस बार मुझे ऐसा लगता है रूबिका कि इस बार का बजट ना मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया बजट होगा, क्योंकि अभी तक जो किया है वो दिखाने की जरूरत है। G20 है, तो जहां पर पूरे देश विदेश के लोग इस समय भारत में हैं, उनको एक तस्वीर प्रेजेंट करनी है। मेक इन इंडिया इसलिए क्योंकि खुद वित्त मंत्री हैंडलूम की साड़ियां पहनकर उसको बढ़ावा दे रही हैं।
तो ये मान के चलिए कि मेक इन इंडिया बजट होने वाला मेक इन इंडिया होने वाला है। सर आप क्या देख रहे हैं, क्या इंतजारी है आपको? देखिए, इंडिविजुअल टैक्सेशन में मेरा ये मानना है कि इस बजट में जो मैक्सिमम टैक्स रेट 30% है उसको 25% किया जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं लगता है मेरे को, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट को अगर 2.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख किया जाता है तो हमारे 5.25 करोड़ करदाता नेट से बाहर हो जाते हैं। 80C की लिमिट में मेरे को लगता है कि 50,000 का कुछ छेड़छाड़ किया जाएगा, क्योंकि भैया बहुत दिन से डिमांड चल रही है कि इसको टच किया जाए। हम तो कह रहे हैं 1.5 लाख से 2.5 लाख, आप कह रहे हैं 50,000। नहीं, ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ज्यादा उम्मीद है यामिनी जी? जी देखिए, कोशिश की जाएगी कि आइए हम बाजार घूमते घूमते बात करेंगे भाई। हाँ, बताते रहिए मुझे कि इन लोगों को फायदा होने वाला है यामिनी ने। जी देखिए, जो ये बजट है इसमें तो जीएसटी नहीं आता, तो हम नहीं उम्मीद कर सकते कि ज़्यादा कोई चेंजेस होंगे रेट्स में, वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। पर हम ज़रूर मानते हैं कि बजट में सामाजिक समावेश की बात होगी। कोशिश की जाएगी कि वेलफेयर स्कीम्स कंटिन्यूसली लाई जाएं जो खास तौर पे सामाजिक सुरक्षा दें, और कोशिश ये भी की जाएगी कि एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाए जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिले। भाई जो मनोज्ञा कह रही थी कि मेड इन इंडिया पे जोर होगा ताकि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर, प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो सके। डॉक्टर गुप्ता फेलिक्स अस्पताल के हमें दिखाई दे रहा है और बाकी तमाम मेहमान भी। डॉक्टर साहब आती हूँ मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले रोमाना के मेहमान क्या कह रहे हैं? रोमाना, बिल्कुल मेरे साथ डॉक्टर अंजलि यहाँ पर मौजूद हैं, और देखिए कोरोना का साया अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या हमने सीख लिया है सबक? हेल्थ सेक्टर को लेकर आप क्या उम्मीद कर रही हैं? आई थिंक अभी तक सबक सीखना बाकी है। आई थिंक द बजट एलोकेशन जो हेल्थ प्रिवेंशन पे होना चाहिए वो उस पर बहुत जोर देना चाहिए, बिकॉज हेल्थ प्रिवेंशन इज इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ एक और खास मेहमान है। सर आ जाइए जरा, 1 मिनट खड़े हो जाइए प्लीज। यहाँ पर सुखबीर सिंह है, रेलवे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। आइए सर, बाजार भी आपको घुमाती हूँ, यहाँ पर कुछ खाना पीना भी हो जाएगा। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सर इस बजट में? मेरी उम्मीद है बहुत साफ है। भारतीय जो हमारी गवर्नमेंट इंडिया की रेलवे के बारे में पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। बड़ी खबर आ रही है शेयर बाजार को लेकर, बड़ी खबर है। शेयर बाजार में लगातार उछाल है। देखिए शेयर बाजार कहीं ना कहीं सेंटिमेंट पर चलता है, ये हम सब जानते हैं, और ऐसे में आज के इस बजट को लेकर शेयर बाजार की उम्मीदें बहुत बढ़ती हुई, क्योंकि शेयर बाजार में लगातार उछाल। अपडेट क्या मिल रहा है, कितना शेयर बाजार में इस वक्त उछाल देख रहे हैं आप? 120 पॉइंट ऊपर है निफ्टी मैम अभी। 120 पॉइंट ऊपर है शेयर बाजार, ये अच्छा संकेत है। इकोनॉमिक सर्वे से कहीं ना कहीं कल ही संकेत मिल गए थे, उसके बाद से बाजार बल्ले बल्ले। नहीं मैम, अभी बोलना बहुत जल्दी हो जाएगा। 10:50 के बाद बोलेंगे तो ठीक रहेगा बोलने के लिए कि मार्केट बजट से खुश है या नहीं है। अभी लगता नहीं है मार्केट बजट से खुश है। ये नॉर्मल बाजार की तेजी है जो नॉर्मल कोर्स में डेली होनी चाहिए थी। उतनी तेजी 100 पॉइंट में से आधा % रह गया। आधा % की तेजी से हम लोग बोल नहीं सकते कि बजट अच्छा है। बिल्कुल 300 पॉइंट से ऊपर फिलहाल यहाँ पर शेयर बाजार में बढ़त देखने के लिए मिल रही है, लेकिन जो बाजार के जानकार हैं बड़ी संभल कर अपनी बात रख रहे हैं। कह रहे हैं अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि साहब शेयर बाजार किस तरीके से इस बजट को ले रहा है। मेरे साथ एक और खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है, पत्रकार राकेश जी हमारे साथ मौजूद। क्या चाहिए बजट से? पहले मैं पहले टेबल की शुरुआत करती हूँ। चलिए बताइए क्या चाहिए? आपने तो लिखा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वी आर गोइंग टुवर्ड्स टू बिकम। बिल्कुल 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम लोग चाहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम अक्सर हों, और हमारे को अभी जो बजट में चाहिए रिफॉर्म्स चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए और एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और ताकि हमारा देश तरक्की की राह पे जा सके। क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, टूरिज्म से हूँ, तो टूरिज्म कोरोना में आपको तो बड़ा संकट आ गया था। हाँ नहीं, क्योंकि पेंडेमिक के बाद हम लोग अभी उभरने की स्टेज में हैं, उभरे नहीं हैं, तो हमें गवर्नमेंट से बहुत आशा है। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स ला सकती है, वीजा ऑन अराइवल है, और जो आगे पिलग्रिम टू बहुत सारे। एक डेटा आ रहा है, डेटा देख लेते हैं। और चूंकि हम यहाँ पर जो जनता चाह रही है वो ये चाह रही है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा टैक्स में छूट मिले, लेकिन एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि बस 1 घंटा और 41 मिनट बचते हैं, महंगाई से राहत 25% लोग जो है वो ये चाहते हैं कि महंगाई से उनको राहत मिल जाए। 32% लोग ये चाहते हैं कि उन्हें महंगाई से राहत मिल जाए। ये सर्वे जो हमने किया था सी वोटर के संग मिलकर, उसमें जो आंकड़ा निकल कर आया है, रोजगार मिले 31%। जरा मैं दर्शकों को बताती हूँ पढ़कर के क्या आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। बेरोजगारी से किस तरीके से छुटकारा चाहते हैं, ये ट्विटर पोल है, माफ कीजिएगा। बजट से क्या चाहिए, तो टैक्स छूट कह रहे हैं 29वीं
30%, रोजगार कह रहे हैं 31%, महंगाई से राहत चाहते हैं 32%, सस्ता इलाज चाहते हैं 8% लोग। आज एबीपी न्यूज पर जाइए, अगर इनमें से किसी पर भी आपको लगता है कि हमें सबसे ज्यादा जोर देना है, यानी रोजगार पर जोर देना है, टैक्स छूट पर देना है, महंगाई से राहत पानी है या सस्ता इलाज पाना है, आप अपना मोबाइल फोन उठाइए, @ABP न्यूज पर जाइए और जाकर वोट कीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन ट्विटर पोल है। रोमाना का रुख कर लेते हैं। रोमाना भी कुछ बिल्कुल, देखिए ये जो अभी आपने ट्विटर पोल दिखाया ना, इसमें कुल मिलाकर एक तस्वीर साफ हो रही है कि चाहे महंगाई से राहत की बात हो, रोजगार की बात हो, टैक्स छूट की बात हो, ये सभी मांगे हैं। इन सभी मांगों को लेकर पोल में लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। राजीव जी। जी हाँ, लोग तो यही चाहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में बजट का इन सब चीज़ों से बहुत सीधा ताल्लुक होता है? नहीं। हमारा बजट जो है, भारत का बजट जो है, वो रूस यूक्रेन के युद्ध को तो परिवर्तित नहीं कर सकता है ना। और हम सब जानते हैं कि जो वैश्विक महंगाई है उसके पीछे मुख्य कारण इसमें पूरे साल 2022 में जो महंगाई सारी दुनिया में रही, पूरी दुनिया में महंगाई जो है, ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो 6% से ज़्यादा रही है, जो बहुत हिस्टोरिकल एवरेज से ज़्यादा है। तो उन चीजों का बजट से सीधा सीधा संबंध होता नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और इन एक्सटर्नल फैक्टर्स के मद्देनजर आज जब देश का बजट सामने आएगा तो फिर उस बजट में क्या होगा? देश का बजट आने में अभी कुछ समय बाकी है। आज के बजट में क्या संभव है? मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयात शुल्क में बढ़ोतरी हो सकती है और इसका असर ये होगा कि विदेशी सामान महंगा होगा, स्वदेशी उत्पादों का बाजार बढ़ेगा, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये आज का बजट अभी जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, ये आपने देखा। होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट सीमा में बढ़ोतरी के पूरे आसार हैं। अभी तक 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट पर छूट मिलती है, तो ऐसे में अब ये उम्मीद की जा रही है कि सीमा को बढ़ाया जाए और इसका असर क्या होगा? घर खरीदना पहले से और आसान हो जाएगा। अभी जो मैंने आपको बताया कि 2 लाख तक ब्याज पर ही छूट मिलती है, उसकी सीमा अगर बढ़ाई जाएगी तो यकीनन बूस्ट रियलिटी सेक्टर को भी मिलेगा। और क्या संभव है? विकास सामाजिक कल्याण योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी संभव, और यही वो लोक लुभावन सरकार की तरफ से पिटारा खोला जा सकता है। विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाओं में पैसा बढ़ाया जा सकता है। इससे असर ये होगा कि जनता में भरोसा मजबूत होगा सरकार का, और चुनाव में सीधा सीधा सरकार मतलब बीजेपी को फायदा मिलेगा। आज का बजट अभी में और क्या संभव है? स्वास्थ्य बीमा पर मिलने वाली छूट की सीमा में बढ़ोतरी हो सकती है। असर ये पहले से ज्यादा स्वास्थ्य सुरक्षा, अभी 25 से 50 हजार तक की छूट है। स्वास्थ्य की चूंकि आप बात कर रहे हैं तो डॉक्टर गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी तमाम डॉक्टर्स, उनका रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं कि वो क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर। देखिए, जो पहले की सरकारें थीं 2014 तक जीडीपी का 1.1% मतलब 1% के आसपास जीडीपी का खर्च करती थी। वो दुनिया में लगभग सबसे कम था। WHO कहता है लगभग 5% हमें जीडीपी का खर्च करना चाहिए। जो सरकार आई सेंसिटिव थी 2014 से लेकर 2022 तक, वो 1.1% से लेकर 2.2% हो गया। मतलब लास्ट ईयर का जो बजट था वो 86,000 करोड़ रुपए था, और इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं ये 1 लाख करोड़ को क्रॉस करेगा और 2.5% जीडीपी का क्रॉस करेगा। और कहीं ना कहीं सरकार को जो फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो जनता है वो गाँव में रहती है। 70% आबादी देश की है वो गांव में रहती है, तो कहीं ना कहीं प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो गांव में है, जो सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विस जो गांव में, वहां पे मजबूती करनी चाहिए। अभी भी जो इंफ्रा है जो हेल्थ केयर का, वो सारा कन्फाइंड है टियर 1 सिटीज में। मतलब 70% डॉक्टर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, नर्स, आप भीड़ को घूम के यहाँ आना पड़ता है। सबका आप कह रहे हैं उसमें डेवलपमेंट और उसमें तब्दीलियों की। बिल्कुल। रोमाना भी हमारे साथ यहाँ बनी हुई है। हमारे साथ यथार्थ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। यथार्थ के सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के बजट से? ये बजट मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैलेंसिंग होगा, बिकॉज यदि आप देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमी स्लोडाउन की तरफ है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कैपिटल कंजर्वेशन, बट साथ साथ चूंकि इलेक्शन भी है तो कई सारे रिफॉर्म्स हम एक्सपेक्ट करते हैं। चूंकि मैं हेल्थ केयर से बिलोंग करता हूं, सो आई डू एक्सपेक्ट कि हेल्थ केयर अभी तक थोड़ा सा डिप्राइव रहा है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। देखें, जैसे गुप्ता साहब ने बताया कि 1.1% ही मिला हुआ है, जो एटलीस्ट 2.5% तक होना चाहिए। सो बहुत सारा फोकस हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और आयुष्मान भारत का आपने जिक्र किया ना, तो कल राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी ये साफ कर दिया गया है कि किस तरीके से आयुष्मान भारत जैसी योजना है जिसकी वजह से गरीबी रेखा के नीचे जाने से लोगों को बचाया जा सका। केडिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबको उम्मीद यही है कि साहब टैक्स में छूट मिलेगी, क्या मिलने वाली है क्या कुछ? देखिए, इस सरकार की अगर मानसिकता को हम लोग देखें पिछले 8 सालों से, तो मेरे को नहीं लगता कोई मेजर चेंजेस इनकम टैक्स
टैक्स में होने वाला इंडिविजुअल टैक्सेशन में है। लेकिन जो मैं मान के चल रहा हूं, जो मैक्सिमम लिमिट जो टैक्स की 30% है, जो उसको 25% निश्चित रूप से किया जा सकता है, और ऐसी इस साल लग भी रहा है कि वो करेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट की मैं बात कर रहा था, थ्रेशोल्ड लिमिट 2,50,000 है, इसको 5 लाख करने की हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ऐसा किया जाएगा, क्योंकि 5 करोड़ करता सर जब तक सर आता नहीं है बजट 11 बजे तक, तब तक क्यों कहें कि हमको नहीं लगता कि ऐसा होगा? तब तक तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारी ऑटो एक्सपर्ट यहाँ पर जो एजुकेशन से जुड़े लोग हैं उनसे जल्दी से उम्मीदें जान लेते हैं। आप क्या उम्मीद करने वाले हैं ऑटो एक्सपर्ट? तो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रायोरिटी, ये ना सर, ये रहा इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारा। या तो हम डेफिनेटली चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक प्रायोरिटी लैंडिंग में डाला जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑलरेडी बहुत अच्छी ग्रोथ शो कर रहा है पिछले 2 से 3 साल में। अगर हम देखें लास्ट मंथ 5% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ले चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल, और हम चाहेंगे इसे अगर इसी स्पीड से कंटिन्यू रखना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रायोरिटी लैंडिंग में डालें, ताकि कम से कम दाम पे कस्टमर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर सकें और खरीद सकें। आपको लगता है ये होने वाला है इस बजट में? हम चाहेंगे। एजुकेशन एक्सपर्ट भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जी सौरभ जी। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो पिछले 2 सालों से 3.1% ही जीडीपी का दिया जा रहा है एजुकेशन में, मुझे उम्मीद है कि इस बार शायद वो थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, 1 लाख करोड़ से 1.25 लाख करोड़ तक ले जाया जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट ईयर प्रधानमंत्री ने जो अपनी ई विद्या स्कीम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात करी, वो लास्ट माइल तक जो आखिरी बच्चा है, जो गरीब बच्चा है, वो कैसे मोबाइल टैबलेट्स वगैरह को लेगा, उसके लिए उनको या तो सब्सिडी दी जाए या ऐसा कोई प्रावधान बनाया जाए जिसको यूज कर सके। राष्ट्रपति भवन पहुंचने की तैयारी में निर्मला सीतारमण, उसके बाद कैबिनेट की बैठक और फिर खुलेगा पिटारा। तो ये वो तस्वीर आ गई है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं। वहां से ये तस्वीर जारी की गई है और फिलहाल मुलाकात चल रही है। ये बेहद गौरवान्वित करने वाला पल है, जिस बात का जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया गया कि देखिए, अभिभाषण राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू, तो महिला सम्मान के लिहाज से, महिला गौरव के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है पल कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश की वित्त मंत्री भी एक महिला निर्मला सीतारमण, और बस कुछ ही पलों में देश का बजट, और उससे पहले राष्ट्रपति क्योंकि सरकार की संरक्षक होती हैं, तो ऐसे में उन्हीं को पहली प्रति जो दी जाती है बजट की, उसी को लेकर पहुंची हैं निर्मला सीतारमण। और ये लाल रंग का वो बही खाता जिसकी शुरुआत भी निर्मला सीतारमण नहीं की थी 2019 के अपने बजट से, उससे पहले वो सूटकेस वाली परंपरा होती थी, लेकिन अब ये लाल रंग का बही खाता है जो वित्त मंत्री के हाथ में होता है, और अब इसमें कागजों का पुलिंदा नहीं बल्कि टैबलेट होता है, क्योंकि अब डिजिटली ये पूरा बजट पढ़ा जाता है। रूबिका, 2 महिलाएं, ये ताकतवर तस्वीर है, ये सशक्तिकरण वाली तस्वीर है, जहां देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और देश का पहले नागरिक के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको दिखाई दे रही है टैक्स को लेकर, क्योंकि 1.25 घंटे बचते हैं और उसके बाद वो पिटारा खुलेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि वो लगभग 7 करोड़ से ज्यादा आबादी जो कि टैक्स पे करती है, सरकार अपना खर्च सबसे ज्यादा मतलब लगभग 50% जो है वो इन्हीं टैक्स पेयर की तरफ से पाती है। और इसीलिए अब आज की तारीख में क्या क्या बदलाव संभव है उनका जिक्र हो रहा है। 80C के तहत जो बदलाव है वो आपने देखे, 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस में 25,000 तक का यहाँ पर फायदा हो सकता है। 2.5 लाख से 5 लाख का टैक्स स्लैब जो है वो 3 से 5 हो सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से 75,000 रुपए हो सकता है। 80C के तहत छूट की जो सीमा है वो हम कह रहे हैं कि 1.5 लाख से 2 हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस में 25,000 की जो लिमिट है वो 35,000 रुपए संभव है। हमारे साथ यहाँ पर केडिया साहब मौजूद है। केडिया साहब, ये जो संभावनाएं और उम्मीदें हम बता रहे हैं, ये कितनी पूरी हो सकती है? सारी निश्चित रूप से लग रहा है कि ये संभावनाएं पूरी होंगी, लेकिन जैसा मैं पहले भी बता रहा था, अगर मानसिकता को देखें सिर्फ सरकार की, तो इनको इलेक्शन से या किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता जहां तक इंडिविजुअल टैक्सेशन का बात है। देखिए, सरकार का कलेक्शन जो है दिसंबर तक जो है डायरेक्ट टैक्सेस में 14 लाख करोड़ तक जा चुका है। सरकार के पास बहुत पैसे आ रहे हैं, तो ये हल्का फुल्का छेड़छाड़ की जा सकती है। चूंकि अल्टरनेटिव रेजिम हमारे पास न्यू रेजिम है, तो पुरानी रेजिम में मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये लोग चेंजेस करने वाले हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट को तो एकदम टच नहीं करने वाले हैं। हाउसिंग लोन पर जो इंटरेस्ट की जो सीमा है वो 2 लाख से 3 लाख निश्चित रूप से होने वाली है इस बार। और आपको क्या लग रहा है, ये इनकम टैक्स जो है और सर्विस क्लास जो है उसे किसी तरह का कोई फायदा होगा या सरकार उन पर अभी भी कठोर रहने वाली है?
जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि टैक्स में कुछ ज़्यादा बदलाव आएंगे, क्योंकि उन्हें रैशनलाइज किया गया था इंडिविजुअल्स के लिए नई प्रणाली ला करके, और कॉर्पोरेट्स के लिए भी कोशिश यही की जा रही है कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएं और इकोसिस्टम ऐसा बनाया जाए जिससे जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और लोगों को तरक्की अपने आप जीडीपी ग्रोथ में मिले। जॉब्स आएंगी तो पैसा आएगा तो ज्यादा खर्च कर पाएंगे। सर आइए ना, हम चलते चलते बात करते हैं। आप आज के कौन से फैसलों को राजनीतिक कसौटी पर उतारने की कोशिश करेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 9 राज्यों में, और इसके बाद फिर लोकसभा चुनाव 24 में, तो जो बजट होगा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स है उनका फोकस रहेगा मेनली इन राज्यों की तरफ जहाँ चुनाव होने हैं। अच्छा, ये मेरा मानना है। और इसके अलावा किसान फोकस में रहेगा, और जो हमारा मजदूर वर्ग है, और जहाँ तक सैलरीड क्लास या सर्विस क्लास है, उसको इस बार उम्मीदें हैं बजट से कि उसको इनकम टैक्स में राहत। कोई ऐसा यहाँ पर मौजूद है जो कहेगा कि सैलरी क्लास जो है उनको इस बार वाकई बहुत बढ़िया खबर मिलने वाली है? कोई ऐसा है? आपको ऐसा लग रहा है? हाँ सर बताइए, आपको लगता है सैलरी क्लास के लिए अच्छी खबर होगी? जी बिल्कुल, यदि आप देखें तो पिछले 2014-15 के बाद से स्लैब में चेंज नहीं हुआ है, तो ये काफ़ी ये होनी चाहिए, ये डिमांड है सर्विस क्लास को। दूसरा चीज़ आप देखें, इसे बोलिए ना, होनी ही चाहिए। और जैसा आपने अभी बोला था कि एटीसी के अंडर में जो डिडक्शन लिमिट है वो भी बढ़नी चाहिए। थर्ड, एक और चीज़ बोलूँगा कि जो मेडिकल इंश्योरेंस के जो बोलते हैं प्रीमियम में 25,000 का स्लैब है वो बढ़नी होनी चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिडिल क्लास के लिए जो हेल्थ एजुकेशन पे जो अलाउंसेस हैं, जो 100 रुपये या 300 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ जो मिलती है, वो पिछले 2 डिकेड से वही स्लैब से ले रही है। आई थिंक गवर्नमेंट उसमें कुछ बदलाव। देखिए, जमीन पर और आसमान पर भी हर तरफ एबीपी न्यूज की ये स्पेशल कवरेज जो बजट पर है लगातार जारी है। नोएडा हाट से हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या सेक्टर्स की क्या क्या उम्मीदें हैं, और इस वक्त मैं नोएडा हाट के ऊपर हॉट एयर बलून में हूं। आपको बताऊंगी देश की सेहत का हाल बताने वाला जो इकोनॉमिक सर्वे रहा उसकी बड़ी बातें। तो इकोनॉमिक सर्वे में निकलकर सामने आया कि भारत दुनिया में सबसे अधिक तेजी से रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहा, और न सिर्फ महामारी के दौर में जब वैश्विक मंदी से लगातार देश जूझ रहे थे, उस महामारी से भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो रिकवरी दिखाई वो बहुत तेजी वाली रिकवरी दिखाई है। और साथ ही अगर बात करें 2022 और 23 की, तो वहां पर जीडीपी का अनुमान रहा 7% रहने का। 23 और 24 का अनुमान क्या है वो भी आपको बताते हैं कि 2023 और 2024 में जीडीपी का अनुमान है 6 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। जीडीपी की अगर बात की जाए 2022 और 23 में वित्तीय घाटा क्या था वो आपको बता रहे हैं, 6.4% रहा वित्तीय घाटा। 2022 और 2023 में रिटेल महंगाई 6.8% रहने का अनुमान था। 23 और 24 के लिए आंकड़े क्या है बताएंगे आपको, लेकिन जुलाई से लेकर सितंबर तक के क्वार्टर में साल 2022 की हम बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दर रही 7.2% बेरोजगारी दर रही इस क्वार्टर की अगर बात कर ली जाए तो। और आगे बढ़ते हुए इकोनॉमिक सर्वे की और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, सियासी मायने क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। बजट पर हर सेक्टर की निगाहें हैं और हर सेक्टर की लगातार ये बड़ी कवरेज बजट पर एबीपी न्यूज पर जारी। तो ये 23 का बजट है, 24 की आहट है। 24 में एक बार फिर से चुनाव और बड़ा चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले ये जो मोदी सरकार का बजट है वो किस तरफ इशारा करेगा और क्या आप तक संदेश पहुंचाएगा हिंदुस्तान तक और दुनिया तक। मत बोलिए G20 भी होना है। देखिए, पिछले 10 साल में महंगाई इंडेक्स देखिए लगभग 50% बढ़ गया है, लेकिन आपका जो इनकम है उसमें कितनी तब्दीली हुई है? महंगाई बढ़ने से इनकम टैक्स पर असर पड़ता है क्या? इनकम टैक्स स्लैब के पुराने रिजीम में बदलाव अब तक नहीं हुआ है, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है, क्योंकि जो चीज कभी 100 रुपए में मिला करती थी इन 10 सालों में वो 150 हो गई है। लेकिन आपकी इनकम टैक्स स्लैब में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 12 लाख से ज्यादा आय पर 49,327 से ज्यादा आप देख रहे हैं कि यहां पर चीजें बदलती हुई दिख रही है। टैक्स स्लैब महंगाई के हिसाब से बदले तो राहत मिलेगी, लेकिन क्या ऐसा होगा? क्योंकि ये पिछले 10 साल का जो हमने कैलकुलेशन निकाला है केडिया साहब, बस 30 सेकंड में ये जो अभी हमने कैलकुलेशन किया है, 10 साल में महंगाई बढ़ी लेकिन टैक्स में कोई चेंज नहीं। सर
नहीं, ये सच्चाई है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से जो है टैक्स रेट्स में भी चेंजेस होने चाहिए और रादर उसको लिंक कर देना चाहिए। एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सरकार हर एक साल इशू करती है, तो उस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को हर एक साल रिव्यू करके इशू किया जाता है। उसी तरीके से जो थ्रेशोल्ड लिमिट है दैट शुड बी चेंज्ड, जो एचटीसीज की लिमिट है, जो हाउसिंग जो इंटरेस्ट हम लोग पेमेंट करते हैं उसकी लिमिट है, इन सबको लिंक कर देना चाहिए महंगाई के साथ। और महंगाई के साथ लिंक कर देने के साथ एक एकदम प्योर वातावरण तैयार हो जाता है। करदाता को नहीं लगता कि वो ज्यादा टैक्स दे रहा है, उसको लगता है कि जिस तरीके से इकोनॉमी चल रही है, जैसे अभी जीएसटी का कलेक्शन है 1,56,000 करोड़ गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का अपना कंट्रीब्यूशन रहा है जिसके चलते इतना कलेक्शन हो रहा है। इनकम टैक्स में अभी जो दिसंबर तक कलेक्शन जो हमारा 14 लाख करोड़ जो है कलेक्शन इनकम टैक्स का हो चुका है, इससे शो कर रहा है कि सरकार की कटोरी में बहुत पैसे आ रहे हैं, इसका बेनिफिट करदाता को मिलना निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और कितना परसेंट आपको लगता है इस बार मिल जाएगा? नहीं, मेरे को लगता है इस बार मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि सरकार की मानसिकता को देखते हुए उनको इलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन सामने है या नहीं है। चूंकि अल्टरनेटिव रेजिम इन्होंने दी हुई है, इसलिए इंडिविजुअल करदाता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से जो पार्टनरशिप, आप मुझे ये बताइए, सरकार की कटोरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें बहुत पैसा आ रहा है, तो फिर ये करदाता को इसका फायदा क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों उसे बस निचोड़ा ही चला जाए? देखिए, करदाता को निश्चित रूप से इसका फायदा मिलना चाहिए, ये तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं। मिल क्यों नहीं रहा है? ये सरकार के अपने और प्रोजेक्ट्स में पैसे जो जा रहे हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा जा रहा है, हेल्थ में पैसा जा रहा है, एजुकेशन में पैसा, एग्रीकल्चर में पैसा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पैसा वहां पे डाइवर्ट हो जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से टैक्स पेयर्स को इसका फायदा मिलना चाहिए। क्या इस चुनावी साल में ऐसा होते हुए दिख रहा है आपको? 10 सेकंड। मुझे लगता है कम है, पर जो 10 सेकंड की आप बात कर रही हैं, मैं सिर्फ एजुकेशन पे बात कर रहा हूं। हम लोग जो R&D पे खर्च करते हैं वो जीडीपी का 0.7% है, जो ब्रिक्स कंट्रीज में सबसे कम है। अगर आपको विश्व गुरु बनना है तो आपको इस पे खर्च करना पड़ेगा। अगर आप बात कीजिए इजराइल की, साउथ कोरिया की, जीडीपी का 4.5% से ज्यादा खर्च करते हैं। अगर आप जर्मनी, जापान की बात करें 3% से ज्यादा करते हैं। यानी R&D, जब तक आप खोज करेंगे, नई चीजें नहीं लाएंगे, इसलिए छोटे छोटे देश आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वो उस पर खर्च करते हैं। आप 0.7 खर्च करेंगे अपने जीडीपी का और सोचेंगे कि आप विश्व गुरु बन जाएंगे, रूबिका, जरूर आप कहते होंगे, पर मुश्किल है, बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये करना जरूरी है। अगर छोटे मुल्क इतने बड़े ख्वाब देख सकते हैं तो हिंदुस्तान भी अब उस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रोमाना के पास भी कुछ डेटा है, हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन मत भूलिए आज का दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके गांव के लिए, आपके शहर, आपके देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।